हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, पीछे हम डेफिनेशन वाला पार्ट पूरा कर चुके हैं। आज मैं बहुत ही आसान टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है ताल। आज हम ताल के बारे में चर्चा करेंगे कि ताल क्या है और हमारे सिलेबस में कितनी तालें हैं। सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस की तालों के बारे में जान लीजिए कि 12वीं क्लास में कौन कौन सी तालें हैं। तो सबसे छोटी ताल आपके सिलेबस में है रूपक ताल, उसके बाद उससे बड़ी ताल है झप ताल, फिर उससे बड़ी ताल है धमार ताल और फिर सबसे बड़ी ताल है तिलवाड़ा ताल। तो ये 4 तालें आपके सिलेबस में हैं। चारों की मात्राएं भी अलग अलग हैं, चारों का काम भी अलग अलग है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ताल कहते किसे। देखिए, संगीत में गाने बजाने का एक तरीका होता है। आप किसी दुकान पे जाएंगे तो दुकान पे वो आपको सामान तौल के देगा, ठीक है। तो तौलने के लिए उसने क्या रखा है, तराजू रखा है। हम स्कूल आते हैं, हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो हमने उस समय को नापने के लिए क्या रखा है, घड़ी रखी है। तो संगीत में भी जो गाने बजाने में समय लगता है उसको मापने का जो पैमाना सेट किया गया है उसका नाम रखा है ताल। अब ताल की 3 प्रकार की लय होती है। सबसे पहली लय विलंबित लय, नंबर 2 मध्य लय, नंबर 3 द्रुत लय। समय का मापने का पैमाना ताल कहलाया। अब लय क्या है, किसी गीत के पदों को एक बार बोलने में जो समय लगता है उस समय की चाल को लय कहते हैं। अब इसको आसानी से आप समझिए। घड़ी होती है, घड़ी में घंटे की सुई है, मिनट की सुई है, सेकंड की सुई है, तीनों अलग अलग हैं, सब अपने अपनी गति से चल रही हैं। तो वो जो उनकी गति है उस गति को ही उनकी लय कहा जाता है। और संगीत की भाषा में जो लय होती है, गति होती है, उसको इंग्लिश में टेम्पो कहते हैं। तो ये स्लो टेम्पो है, ये मीडियम टेम्पो है और ये हाई टेम्पो है। 3 प्रकार के टेम्पो हैं यानी लय हैं। ये तीनों लय अपना अपना काम अलग अलग टाइम पे करती हैं। तो आपने ताल और उसकी लय को समझ लिया। आइए अब हम बात करते हैं सिलेबस की सबसे पहली ताल जिसका नाम है, सबसे छोटी से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको आज समझने में आसानी रहे। हम शुरू कर रहे हैं रूपक ताल से। तो जब भी मैं पढ़ाता हूं तो हर बच्चे से 5 पॉइंट पहले बनवाता हूं। तो आप फिक्स कर लीजिए कि आपको ये 5 पॉइंट बीचों बीच में लिखने ही लिखने हैं। ताल, फिर लिखिए मात्राएं, उसके बाद लिखिए आप विभाग, फिर लिखिए ताली और फिर लास्ट में लिखिए खाली। ये 5 डिटेल लिखने से आपको बड़ी आसानी से पैराग्राफ बनाने में आसानी होती है। कौन कौन से, ताल, मात्राएं, विभाग, ताली और खाली। इनको भी आप पैराग्राफ में कन्वर्ट करके नीचे ताल परिचय नामक हेडिंग डालकर लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा उसमें जोड़कर आप उस ताल परिचय को पूरा कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम रूपक के बारे में बात कर रहे थे। तो रूपक ताल का हम यहां पर नाम लिखेंगे। हमने यहां पर नाम लिख दिया रूपक ताल। इसकी मात्राएं हैं 7। अब देखिए, आप सबसे छोटी ताल आपके सिलेबस में, इससे छोटी ताल हिंदुस्तानी संगीत में दादरा है, वो 11th में आ चुकी है। लेकिन इस बार आपके सिलेबस में सबसे छोटी ताल का नाम है रूपक। ये विषम मात्राओं की ताल है। अब आइए बात करते हैं इसके विभाग की। तो विभाग इसमें 3 माने गए। कितने माने गए, 3 विभाग माने गए। अब आइए बात करते हैं हम इसकी तालियों के बारे में।
तो ताली और खाली के मामले में ये ताल सबसे विचित्र ताल है, क्योंकि हिंदुस्तान की यही एकमात्र ऐसी ताल है जिसकी शुरुआत ही खाली से होती है। अधिकतर जितनी भी तालें सब में सबसे पहले सम का निशान आता है। सम का निशान क्या होता है? ये सम का निशान होता है। इसका मतलब है कि यहां से ताल प्रारंभ होती है। बजाने वाला जहां पर भी सम का निशान लगाता उस पार्ट को थोड़ा सा अधिक बल देके दिखाता है, दर्शाता है कि भाई यहां पर आपका सम आरंभ हो चुका है। सम से ही गाना प्रारंभ होता है और सम पर ही गाना अंत होता है। तो हर ताल की शुरुआत सम पर होती है और यहां पर इस ताल में सम से शुरुआत नहीं, क्योंकि सम हमेशा पहली मात्रा पे होता है। इसकी पहली मात्रा पे सम नहीं है। हिंदुस्तान की यही एकमात्र ऐसी ताल है जिसकी पहली मात्रा पे सम नहीं है। तो पहली मात्रा पे क्या है? खाली है। तो यहां पर लिखेंगे हम एक पर, यहां पर वर्ड लिखा हुआ है तो हमने लिख दिया एक पर खाली। तो यहां पर अंडरस्टूड हो गया कि भाई एक पर खाली है। अब जब एक पर खाली है तो उसके बाद ताली कहां है भाई? ताली देखते हैं हम कहां पर है। चौथी और छठी मात्रा पर। चौथी और छठी मात्रा पर इस ताल की ताली है। अब हम बनाते हैं इसकी टेबल। ताल में आपको हमेशा सिलेबस में दो चीज तो शुरू से लेकर आज तक हम सिखाते आए हैं, जिसका पहले का नाम है एक गुण। एक गुण बनाते समय सबसे पहले आप ध्यान रखिए, बिल्कुल कोने में आपको लिखना है मात्राएं, बोल और ताल चिन्ह। इन तीनों वर्ड्स को लिखते समय ध्यान रखें थोड़ी थोड़ी इनके अंदर दूरी होनी चाहिए। ज्यादा दूरी भी ना हो तो ज्यादा कम दूरी भी ना हो। इनके अंदर इतनी दूरी हो कि ये एक टेबल बनके दिख सके। तो सबसे पहले हम कभी भी जब ताल की टेबल बनाते हैं तो कभी भी मात्राएं पहले नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि किसी किसी मात्रा पे बोल ज्यादा बड़ा होता है। अब जब आपने मात्राएं अंदाजन एक समान विभाग में लिख दी तो उसके बाद मात्राएं आगे पीछे हो जाती है, बोल आगे पीछे हो जाते हैं, तो इसलिए सिस्टम बिगड़ जाता है। तो सबसे पहले आप लिखिए बोल। तो हम बोल लिखेंगे ती ती ना, धी ना, धी ना। अब कुछ लोग इसमें तीन तीन ना, धिन्ना धिन्ना भी लिखते हैं, वो भी ठीक है, और ती ती ना, धीना धीना भी ठीक है। दोनों ही मान्य हैं, आप कोई से भी लिख सकते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने छोटा ती कर दिया तो आपको बिंदी लगानी पड़ेगी, छोटा धी कर दिया तो आपको बिंदी लगानी पड़ेगी रूपक में। और तालों की बात और तालों में करेंगे, फिलहाल हम रूपक की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल हमने क्या किया, यहां पर बड़ी मात्राएं लगाई तो हमको बिंदी लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर हमारा बचाव हो गया। तो आप देखिए हमने वर्ड लिखे ती ती ना, धी ना, धी ना। अब आइए इनकी मात्राएं लिख लेते हैं। अब देखिए हमने एक अंदाजन दूरी दी है इनको, तो उस अंदाज से हमको इनके ऊपर फिक्स मात्राएं लिखने में आसानी हो जाएगी और हमारे भाग भी बहुत सजीले बन जाएंगे। देखिए मैंने सबका बराबर मैंने मात्रा लिख दी है। अब ध्यान रखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले ही ताल के निशान लगाना प्रारंभ कर देते हैं। वो सबसे गलत है, क्योंकि कई बार विभाग बनाने में गलती हो जाती है। इस गलती को सुधारने के लिए आप पहले विभाग ही बनाइए। अब मैंने आपको बताया कि इस ताल में 3 विभाग हैं। अब वो कैसे कैसे हैं? इस ताल में 3 विभाग हैं। पहला विभाग 3 मात्राओं का है, फिर दूसरा विभाग 2 मात्राओं का है, फिर लास्ट का विभाग भी 2 मात्राओं का है। तो देखिए सबसे पहले 3 मात्राओं का विभाग हमने कर दिया। यहाँ पर 3 मात्राएं, ती ती ना तक 3 मात्राएं एक विभाग में आ गई। फिर धीना एक विभाग में आ गया, फिर लास्ट का धीना वो भी एक विभाग में आ गया। इस प्रकार से आपके तीनों विभाग सेट हो गए। तो 2 के इसमें 3 विभाग थे। अब बारी आती है ताली खाली की। ताली खाली देखिए मैंने आपको बताया कि पहली मात्रा पर सब नहीं है तो यहां पर हम 0 लगाएंगे, यहां पर हम 2 लगाएंगे और यहां पर हम 3 लगाएंगे। अब कुछ बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर ने यहां सम नहीं लगाया, तो वो क्या करते हैं, सम यहां लगा देते हैं और यहां पर 1 लिख देते हैं। पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, कुछ बच्चे 0 की जगह यहां सम लगा देते हैं, यहां अपने मन से ही 0 लगा देते हैं, यहां पर 1 लिख देते हैं।
तो ये उल्टा सीधा काम ना करें। ये ताल मैंने नहीं बनाई है, ये ताल शास्त्रियों ने बनाई है, और जिन्होंने बनाई है उन्होंने अपने हिसाब से इसमें ये 2 इसलिए रखा है क्योंकि पहली मात्रा पे सम होता है, इसके अलावा सम नहीं है तो कहीं भी नहीं लगेगा वो। और सम का मतलब होता है एक, सम का मतलब क्या होता है? एक, यानी पहली ताली। अब यहां पर नहीं आ पाई तो इसलिए यहां पर 0 लग गया, लेकिन उसके बाद दूसरी ताली का नंबर हमेशा आता है, तो यहां पर दूसरी ताली दी गई है, पहली इसमें नहीं है ताली, तो पहली ताली नहीं तो दूसरी ताली दे दी। अब कलाकार क्या करते हैं कि भाई इसमें तो सम की जगह खाली का निशान आ गया, तो कुछ कलाकार खाली को ही सम मान कर, आप मानिए जैसे कि मैथ में माना जाता है ना हर चीज को, ऐसी संगीत में भी बहुत सी चीजों पे मानना पड़ता है। तो यहां पर खाली को ही सम मानकर गाना यहीं से स्टार्ट करते हैं और यहीं पर इसका अंत कर देते हैं। तो आप ये देख रहे हैं इसकी 1 गुण। फिर उसके बाद आप क्या करिए, आपकी मर्जी है, आप अगर इस तरह से इसको बंद करते हैं तो, और नहीं भी करते हैं तो कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं होगा। ताल निशान लगाते समय हमेशा ध्यान रखना कि आपने अगर गलती से भी निशानों को आगे पीछे कर दिया, इस मात्रा के बोल के जस्ट नीचे निशान है, इस मात्रा के बोल के जस्ट नीचे निशान है, इस मात्रा के बोल के जस्ट नीचे निशान है, इन निशानों को आप गलती से भी, अभी हम यहां पर इनको निशान मान रहे हैं, वैसे तो काउंटिंग है, 2 तो यहां भी है, 3 यहां भी है, लेकिन हमने इनको निशान माना है ताल में। और ये भागखंडे जी स्वरलिपि पद्धति के अनुसार ये ऐसा मान्य है कि दूसरी ताली के लिए 2 लिख देते हैं, तीसरी ताली के लिए 3 लिख देते हैं, पहली ताली के लिए सम लगाया जाता है, पर इस ताल में पहली ताली नहीं है, इस वजह से यहां पर खाली का निशान लगाएगा और कलाकार इसी को सम मानकर इस ताल का गायन वादन करते हैं। यह ताल मध्य लय, द्रुत लय, दोनों लय में प्रयोग की जाती है। बहुत ही बिरले कलाकार होते हैं जो विलंबित रूपक ताल में गा पाते हैं, बहुत ज्यादा इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। ज्यादातर इसकी लय मध्य लय और द्रुत लय रखी जाती है। अधिकतर इस ताल में गीत, गजल, भजन, फिल्मी गाने, इस तरह के गाने होते हैं। बहुत कम देखने को मिलता है कि इस ताल में छोटा ख्याल गाया जाए। बड़े ख्याल की तो संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बड़े ख्याल के लिए मात्राओं की जरूरत पड़ती है, उसमें कम से कम 2 बार खाली आना जरूरी होता है, इसलिए इस ताल में बड़ा ख्याल नहीं गाया जा सकता। आइए अब इसकी दोगुन के बारे में बात करते हैं। तो हम यहां पर लिखने जा रहे हैं इसकी दुगुन। बेटा हमेशा ध्यान रखना, दुगुन को रटना नहीं। कोई फॉर्मूला हर चीज में होता है, तो ताल में भी एक फॉर्मूला है, दुगुन को कभी भी रटना नहीं। जितने भी बोल आपके हैं उन सबको आपको 2 बार लिख देना है। अब दुगुन करते समय हमेशा एक बात का ध्यान रखो, कोशिश ये करो कि जितना बड़ा आपका ये खाना है, इतने बड़े खाने में ही दुगुन समा जाए। लेकिन डिब्बा पहले नहीं बनाना, ये खाना पहले नहीं बनाना है, पहले मात्राएं भी नहीं लिखनी है। हमको क्या करना है, वर्ड्स को छोटा कर देना है और ये जो स्पेस इनके बीच में आ रहा है इनको हटा देना, इनको कम कर देना है। अभी हम क्या करेंगे, देखिए आप लोग, ऐसे सेम टू सेम दुगुन मैंने हेडिंग डाली और यहां पर ये तीनों वर्ड्स में यहां सेट करूंगा, मात्राएं, बोल और ताल चिन्ह। ध्यान रखना दुगुन की टेबल हमेशा सेम टू सेम बनेगी, सेम टू सेम बनेगी जैसे ये टेबल है, बस फर्क क्या होगा, बोल 2-2 के जोड़े में आ जाएंगे। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहीं से शुरुआत करेंगे कि हम ये लीजिए, हमने थोड़े वर्ड छोटे कर दिए और उनको थोड़ा थोड़ा पास लिखना शुरू कर दिया है। एक बार पूरी हो चुकी है ताल, फिर दोबारा लिखना शुरू करेंगे, ती ती ना, धी ना और धी ना। कोशिश ये करें कि बराबर में आए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बोर्ड के हिसाब से लंबा हो गया नहीं तो बराबर आएगा। अब याद रखना हमेशा दुगुन का मतलब 2 बार लिखना और 2-2 के जोड़े बनाना। तिगुन का मतलब ताल के बोलों को टोटल 3 बार लिखना और 3-3 के जोड़े बनाना। चौगुन का मतलब ताल के बोलों को 4 बार लिखना और 4-4 वर्ड्स के जोड़े बनाना। ये हमेशा ध्यान रखने योग्य बात है। अब फिलहाल हम दुगुन कर रहे हैं, तो दुगुन में हम क्या करेंगे, इनके 2-2 के जोड़े बनाएंगे। तो ध्यान रखें सिर्फ 2 ही अक्षर इनके अंदर आए,
अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने तीती लिखा तो इतना सा बनाते हैं, ये गलत है। हमेशा वर्ड पूरी तरह से उसके अंदर आना चाहिए, जैसे यहां पर आ रहा है। अगर आपके जोड़े परफेक्ट बने हैं तो निश्चित रूप से आपने सारे बोल लिखे हैं और पूरे बोल लिखे। अगर आपके जोड़े परफेक्ट नहीं बन पाए तो इसका मतलब आप कहीं पर कोई भूल कर चुके हैं, कोई वर्ड आप भूल चुके हैं। अब बेटा ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, भूल हो जाती है तो पेन से कांटा मार देते हैं या पेन से उसको स्क्रैच कर देते हैं। नहीं, हमेशा क्या करिए, आप टेबल जो भी बनाए उनको पेंसिल से बनाइए, ताकि पेंसिल को मिटाने में इरेजर के थ्रू आसानी होती है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपकी ताल हमेशा गंदी सी राइटिंग में बनेगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि सब्जेक्ट कोई भी हो, सिलेबस कोई भी हो, सुंदरता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एग्जामिनेशन में जब आप जाते हैं तो पेपर में आप लिखते हो, सुंदरता का ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में एग्जामिनर जब चेक करता है तो सुंदरता को भी मद्देनजर रखते हुए अपने नंबर देना स्टार्ट करता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखो कि काटा फांसी ना हो, कोई गलतियां हो तो पेंसिल से हो, आप उसको कभी भी पेन से ना करें। अब आपने क्या किया कि इनके दो दो के जोड़े बना दिए। अब सेम टू सेम, अब देखिए अगर मैं पहले मात्रा लिख देता तो कंजस्टेड हो जाता मामला, क्योंकि ये थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, इससे इतना इतना बड़ा मामला हो गया है। अब मात्राएं थोड़ी थोड़ी दूर आएंगी। अब 7 मात्रा की ताल है, जोड़े हमें 7 बनाने हैं। तो जोड़े 7 कैसे बनेंगे, जब दो दो वर्ड हम बिठाएंगे 2 बार लिखने के बाद, और 2 बार लिखने के बाद उनको नीचे से इस तरह से जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी दुगुन तैयार होने वाली है। अब बारी आती है वही विभाग बनाने वाली बात। तो सबसे पहले हमको 3 मात्रा का विभाग बनाना है, उसके बाद फिर 2 मात्रा का विभाग बनाना है, फिर 2 मात्रा का विभाग बनाना है। इस प्रकार से 3 2 2 के दुगुन में भी 3 विभाग हो गए। अब हमें क्या कर देना है, इनको बंद कर देना है। अब इसमें रह गया ताली खाली का निशान। तो सेम टू सेम आप यहां पर 0, यहां पर 2 और यहां पर 3 लिख दीजिए। इस प्रकार से आपके रूपक ताल की दुगुन पूरी हो गई। अब मैं समझता हूं कि आप तिगुन और चौगुन भी बड़े आसानी से बना सकते हैं। फॉर्मूला समझ लो फिर से कि ताल के बोलों को थोड़ा छोटा करके और उनका जो स्पेस है उसे थोड़ा थोड़ा कम करके उन तालों के बोलों को एक बार लिख दो, फिर दोबारा सेम टू सेम वही बोल दोबारा कॉपी पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद 2 2 के जोड़े बना दीजिए। फिर से ध्यान रखना, ताल की दोगुन तिगुन चौगुन को रटने की जरूरत नहीं है। एक गुण के आधार पर बड़े आराम से दुगुन बन जाती है, तिगुन बन जाती है, चौगुन बन जाती है। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत आसानी से आप दुगुन भी बना सकते हो, तिगुन भी बना सकते हो और चौगुन भी बना सकते हो। तो इस प्रकार से हमारे पास ये दुगुन आ गई और ताल की एक गुण आ गई। अब आपके लिए होमवर्क है कि आप अपने घर पर इसकी तिगुन बनाएंगे और चौगुन बनाएंगे। जिस दिन भी हमारी क्लास लगेगी हम इस तिगुन और चौगुन को आपके क्लासरूम में चेक करेंगे, या आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझे अपनी लिखी हुई चेक करवा सकते हैं कि आपने क्या तिगुन सही बनाई है। तो ये आपकी मर्जी है, आप कैसे करेंगे। अब बात आती है कि ये ताल किस वाद्य यंत्र में बजाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा ये ताल बजाई जाती है तबले पर। तबला जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक पार्ट है। कुछ लोग इसे कव्वाली में बजाते हैं तबले को, कुछ लोग आजकल जागरणों में भजन संध्या में भी तबला बजाने लग गए। तो सबसे ज्यादा प्रयोग ये तबले पे की जाती है, और इसके अलावा बजाने को इसे ढोलक पे भी बजाया जा सकता है, अन्य वाद्य यंत्रों में बजाया जा सकता है, लेकिन शास्त्र सम्मत तबला है। और तबले के साथ आप ढोलक लिख सकते हैं लेकिन शास्त्र सम्मत नहीं है, तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा कि ये ताल तबले पे बजाई जाती है। अब बारी आती है ताल की हैंड बीट पे प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे हमेशा एग्जामिनेशन में घबराते हैं कि सर प्रैक्टिकल एग्जाम में हैंड बीट की प्रैक्टिस नहीं है, हैंड बीट की प्रैक्टिस नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम हैंड बीट की प्रैक्टिस करते हैं। तो जहां तक मैं समझ रहा हूं, मैं आपको दिख रहा हूं और ये आपको सामने बोल दिख रहे हैं। एक गुण की प्रैक्टिस करते हैं। हमेशा ध्यान रखना एक चाल बनानी पड़ती है। जैसे सेकंड की सुई कैसे, टिक टिक टिक, ठीक है। अब वो ऐसे तो नहीं करती टिक 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 टिक, ऐसे नहीं करती है, उसकी एक चाल है। तो आपको भी इनकी एक चाल बनानी पड़ेगी
और उनको उसी चाल में बोलना पड़ेगा, उन बोल्स को। देखिए कैसे, ती ती ना, धी ना, धी ना। फिर से देखिए, ती ती ना, धी ना, धी ना। अब हमको हैंड बीट पे करके दिखाना है। अब आपको बताया कि इसकी पहली मात्रा पे खाली है, चौथी मात्रा पे दूसरी ताली है और छठी मात्रा पे तीसरी ताली है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे। हम हाथों को ऐसे रखेंगे और पहले ही हम ऐसे रखेंगे इसको, और फिर इस पे क्या करेंगे, इधर इसको उठाते वक्त ऐसे जब उठाएंगे तो एक वर्ड बोलेंगे ये वाला, ती ती ना। ताली खाली में क्या होता है, जिस मात्रा के, जिस बोल के नीचे निशान लगा होता है उसे ताली या खाली में काउंट कर लेते हैं। उसके अलावा जो बोल बच जाते हैं उनको फिंगर्स पे काउंट करके दिखाया जाता है। फिर से देखिए एक बार, मैंने हाथ को ऐसे रखा, फिर ऐसे खींचा, तो खींचते मैंने बोला ती ती ना, धी, धी पे ताली है, ना, फिर धी पे ताली है, धी, और फिर काउंट ना। अब मैं आपको रेगुलर करके दिखा रहा हूं, देखिए, ती ती ना, धी ना, धी ना, ती। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी को ताल की हैंड बीट करके दिखा रहे हैं तो उसका अंत आप सम पर ही करेंगे। फिर से देखिए एक बार, मैंने हाथ को ऐसे किया, उसके बाद ती ती ना, धी ना, धी ना, ती। अब ये तो मैंने किया एक आवर्तन। ताल के बोलों को एक बार बोलने की क्रिया कहलाती है एक आवर्तन। अब मुझे अगर 2 बार बोलना पड़े तो कैसे, ती ती ना, धी ना, धी ना, ती ती ना, धी ना, धी ना, ती। खत्म करना है हमको सम पर। अब इस ताल में सम नहीं है तो हम क्या कह रहे हैं कि कलाकार इसी जगह को सम मानकर गायन वादन करते हैं। तो हमने यहीं से स्टार्ट किया और यहीं पर इसका अंत कर दिया। तो आज आपने सीखा कि रूपक ताल क्या है। पहली बात तो मैंने आपको सबसे पहले बताई ताल की परिभाषा, फिर लय बताई, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस में कितनी तालें हैं, और उसके बाद फिर मैंने आपको एक गुण और दुगुण समझाइए। तो मैं आशा करता हूं आपको आज का ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।